गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट थिंग तो सब बच्चों से मैं पूछना चाहूँगी कि जो भी सीबीएसई फर्स्ट टर्म के क्लास 12 के एग्ज़ाम चल रहे थे वो सबके अच्छे हुए होंगे एग्ज़ाम। फर्स्ट टर्म आपका ओवर हो चुका है, तो अब हम सेकेंड टर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकेंड टर्म से रिलेटेड जो भी हमारा अकाउंट्स का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, वो हम कवर करेंगे। पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक माइंडसेट अब अपना चेंज करना होगा कि पहले जो आप टर्म 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे दैट इज़ फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस, बट अब जो आपको प्रिपरेशन करना है दैट इज़ फॉर द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप अकाउंट्स में जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन में होना चाहिए, गुड प्रेजेंटेशन होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप एक प्रॉपर क्वेश्चन को के आंसर को प्रेजेंट कर सके। तो आज हम अपना अकाउंट्स क्लास 12 का जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप से ही स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी तक स्टूडेंट्स हमने जो पार्टनरशिप में अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग की कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आपने देखे, कैसे स्टेप बाय स्टेप पार्टनरशिप में चेंजेस हुए। हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर कि जब 2 और मोर पार्टनर्स मिलके स्टार्ट करते हैं अपनी पार्टनरशिप को, फिर हम उसमें कैसे उनका एप्रोप्रिएशन करते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका एप्रोप्रिएशन कैसे करते हैं, आप क्या क्या पार्टनर्स को पे करते हैं प्रॉफिट में से या फिर क्या उनसे चार्ज करते हैं, हमने वो सब यहाँ पर एप्रोप्रिएशन करना सीखा। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में सीखा कि अगर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं तब क्या हमें फॉलो करना होता है, उस टाइम पर हमें क्या ट्रीटमेंट करना होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर क्या एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, हमने वो लर्न की। फिर थर्ड स्टेप पे आपने गुडविल के बारे में भी लर्न किया कि गुडविल को आप कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या मेथड्स अडॉप्ट करेंगे और गुडविल की वैल्यूएशन करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, वो सब। फिर लास्ट में आपने जो फर्स्ट टर्म में किया था दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट करता है तो फिर क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको किन रूल्स को फॉलो करना होता है या क्या कंडीशंस को फॉलो करना होता है पार्टनरशिप में एडमिट होने के लिए। क्योंकि एक तो हमने देखा कि अगर पार्टनरशिप डीड होती है और विदाउट अगर पार्टनरशिप डीड है तब उनको क्या प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब एक न्यू पार्टनर एडमिट करता है तो सारे जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका कंसेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यस में होना चाहिए न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए। तो उसमें भी हमने काफ़ी सारी एडजस्टमेंट देखी कि कैसे एक न्यू पार्टनर को एडमिट होने पर क्या क्या उनसे हम डिमांड करते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं कि आपको कैपिटल लानी होगी, आपको प्रीमियम फॉर गुडविल पे करना होगा, या फिर उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी बैलेंस शीट में क्या ऐसी आइटम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं जिनको आपने या तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है या फिर उनका हमने राइट ऑफ करना होता है। वो सब एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इन पहले वाले चैप्टर्स में ही। तो इसीलिए जो ये चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, ये आपके लिए बहुत ही इजी चैप्टर होगा क्योंकि वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने रिवाइज करने एक टाइप से। बट चेंज क्या हो जाएगा, इसमें आपके रिटायरिंग पार्टनर को हम जो भी बेनिफिट हम यहाँ पर दे रहे हैं वो हम रिटायरिंग पार्टनर्स के नेम पर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होगा उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि क्या बेनिफिट उसे प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि जब एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट करता है तब भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि उससे क्या क्या हम लेंगे, उससे कैपिटल लेंगे, उसको प्रीमियम फॉर गुडविल पे करना पड़ेगा, अगर फर्म में ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट के बैलेंस है तो उसमें से उसको कोई पार्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो बैलेंस शीट एग्जिस्ट कर रही है दैट इज द हार्ड वर्क ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके लिए। तो सेम एज इट इज जब एक पार्टनर रिटायर करेगा या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो वहां पर फर्स्ट थिंग पार्टनरशिप फर्म का एंड नहीं होता, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो आप बोल सकते हैं
क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स का मतलब है कि पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं। आपका हो सकता है एक पार्टनर न्यू एडमिट कर रहा है या एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है पार्टनरशिप को, बट वो पार्टनरशिप का एंड नहीं है। पार्टनरशिप का एंड तभी होता है, वैसे इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे कि क्या कंडीशंस होती हैं, कि जब ओवरऑल सब पार्टनर्स रेडी हैं कि उन्हें कंटिन्यू नहीं करना बिजनेस, या अदर जो उनके पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर कंडीशंस है वो फुलफिल होंगी। तो जब एक पार्टनर रिटायर करेगा तो वहां से आपका फिर से एक बार रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है पहले भी कि जब एक पार्टनर एडमिट करता है तब भी कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। सेम एज इट इज जब एक पार्टनर रिटायर करेगा, क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है, देखो जब पहले अगर ए बी एंड सी 3 पार्टनर थे, अगर यहाँ पर एक पार्टनर डी एडमिट कर रहा था, अब इनका जो शेयर था प्रॉफिट का, इसी शेयर में से उनको डी को शेयर देना था, इसलिए प्रॉफिट का कुछ पार्ट डिवाइड हो गया। अब हम एज्यूम करते हैं कि ए बी सी जो पार्टनर्स थे उनमें से एक पार्टनर जैसे सी है दैट इज गोइंग टू रिटायर। सी यहाँ पर आपका अब नहीं रहेगा, तो अब जो पहले प्रॉफिट था वो तीनों पार्टनर शेयर करते थे, अब यहाँ पर ओनली 2 पार्टनर्स शेयर करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज हो रहा है। मे भी उनको पहले से ज़्यादा गेन होगा, क्योंकि सी का शेयर एक टाइप से क्या कर रहा है, सी सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपना शेयर नहीं मांगेगा क्योंकि वो फर्म छोड़ रहा है या रिटायर हो रहा है या एनीथिंग एल्स, बट सी इज नॉट इन द फर्म। इसीलिए अब उसके भी हाथ पर जो भी प्रॉफिट जाता था वो सारा ए एंड बी को ही जाएगा। वो भी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो ए एंड बी किस रेशियो में एक्सेप्ट करेंगे, या आपको क्या मेंशन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि इस टाइप से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर भी होती है जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर करता है। तो आप देख सकते हैं कि हम जब एक फर्म के अंदर से कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसको हम कैसे शो कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड थिंग, जो पार्टनर फर्म से रिटायर कर रहा है वो जब रिटायर करेगा वो एज पर पार्टनरशिप डीड अगर ऑलरेडी बनी हुई है आपकी डीड, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को उसको फॉलो करना होगा। एज पर पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट जो उनका हुआ होगा, कंडीशंस कि जब वो रिटायर होगा तो उनको क्या बेनिफिट देने होंगे या क्या क्या एडजस्टमेंट करनी होंगी, तो वो सब हमें डीड के अकॉर्डिंग फॉलो करना होगा। इन केस अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो अदर पार्टनर्स और भी हैं तो उनकी कंसेंट होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग। अब बात आ जाती है कि सम टाइम जो पार्टनरशिप होती है एट विल भी होती है कि ठीक है उसमें हमने कुछ भी ऐसा लीगली कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं की, ठीक है फ्रेंडशिप में बिजनेस स्टार्ट किया, हम आपस में बोल कर ये डिसाइड कर लेते हैं या म्यूचुअल डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है हर कोई एग्री है उस चीज़ पर, तो हम उसके भी यहाँ पर एक पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं और सेम एज इट इज़ उसका एंड कर देते हैं। तो अगर एट विल है तो वो उसके अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना होगा। तो इस टाइप से जब रिटायर करता है पार्टनर या एक पार्टनर की डेथ होती है तो वो हम इस टाइप से उन सब केसेस को देखते हैं। अब बात आ जाती है कि एक पार्टनर जब रिटायर होता है उसकी क्या लायबिलिटीज हो जाती हैं, लायबिलिटी या लायबिलिटीज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर फर्म से रिटायर कर रहे हैं उनकी क्या लायबिलिटीज होंगी, अगर वो प्रॉफिट्स में से अपना शेयर लेते हैं या उनके जब तक वो फर्म में थे तब तक उन्होंने क्या प्रॉफिट गेन किया उनमें अगर वो उनका शेयर है तो सेम एज इट इज़ उनकी कुछ लायबिलिटीज़ भी जनरेट होती हैं फर्म के लिए। तो जब तक एक पार्टनर रिटायर होता है उनके अकॉर्डिंग जो एक्ट है उस एक्ट को फॉलो करने पर, मतलब वो एक्ट जो फॉलो करेंगे तो उनमें जो लायबिलिटीज़ मेंशन है उन सबको उनको पे करना होगा, वो सारी लायबिलिटीज़ में वो शेयर या पार्टिसिपेट करेगा। सेम अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो एक्ट बना हुआ है जब तक वो एक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर फर्म के अंदर पार्टनर है
उन सबको फॉलो कर रहा है, वो लायबिलिटी पे कर रहा है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो एक्ट के बाद भी अगर वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है पार्टनरशिप, मीन्स अभी अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके बाद भी उसकी कुछ लायबिलिटीज रह जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर ये होगा कि जब तक जो रिटायरिंग की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, लाइक कि अगर कंपनी या पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर को रिटायरमेंट से रिलेटेड जो भी उसकी प्रोसेसिंग है उनको एक पब्लिक नोटिस में इशू नहीं कर देती, या उसका एक कोई नोटिस नहीं निकालती पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन के लिए कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से, तब तक उसको वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लायबिलिटीज़ के लिए वो लायबल होगा, जब तक वो लीगली फॉर्म से भी रिटायर नहीं हो जाता। मीन्स उस एक्ट के अकॉर्डिंग भी अगर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो तब तक वो लायबल रहेगा, जब तक वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन, मीन्स एट लीस्ट ये होना चाहिए कि पब्लिक के पास नोटिस होना चाहिए कि वो अब पार्टनरशिप फर्म में नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को ये नोटिस इशू करना ही होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि लायबिलिटीज अगर सेम रहती हैं, जैसे वो प्रॉफिट पे पार्टनर है तब तक, जब तक उसको लायबिलिटीज भी पे करते रहना होगा। तो आज की वीडियो में हमने एक बेसिक स्टार्टिंग किया कि हमारा क्या होता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि क्या क्या हमें इसमें एडजस्टमेंट करनी होती है, या फिर हमें क्या क्या और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। हम कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।